अगर तुम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लो, जैसे कि टीवी का रिमोट या फिर इलेक्ट्रिकल बेल, तो इन सब में इस्तेमाल होता है रेजिस्टर्स का। अब अगर तुम्हारे पास एक रेजिस्टर हो लेकिन तुम्हें उसकी रेजिस्टेंस को चेंज करना हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसी की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो असल में ये डिपेंड करती है कि रेजिस्टर की लंबाई क्या है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है और वो किस मटेरियल से बनी हुई है। आओ देखते हैं कैसे। तो तुमने ये तो देख रखा होगा कि अगर मैं एक V वोल्ट की बैटरी लूं और उसे कनेक्ट कर दूं एक R ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस, तो इस रेजिस्टर में एक करंट बहने वाली है, कुछ I करंट। और इन तीनों चीज के बीच में एक रिलेशनशिप होता है और ये देता है हमें ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर V इज इक्वल टू करंट थ्रू द रेजिस्टर विच इज I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, जो कि हो गई R। V इज इक्वल टू IR। अब देखो, इसकी मदद से मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैं दोनों साइड I से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा R रेजिस्टेंस की वैल्यू इज इक्वल टू वोल्टेज V डिवाइड बाई करंट थ्रू इट विच इज I। तो ये आ गई मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू और इसकी यूनिट हो जाने वाली है वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम्स। इसे मैं लिख देता हूं ओम्स। इसे दिखाते हैं एक स्मॉल लेटर ओमेगा से। तो जब मैंने पहली बार इस इक्वेशन को देखा तो मुझे दिखा कि R इज इक्वल टू V बाई आई। R डिपेंड कर रहा है V और I पे। तो यानी कि अगर मुझे R की वैल्यू चेंज करनी है तो मुझे वोल्ट और करंट इनकी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं तो यानी कि रजिस्टर की रेजिस्टेंस ये बढ़ जाने वाली है। देखो, इस इक्वेशन में ये बड़ा नंबर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये नंबर भी बड़ी हो जानी चाहिए। यानी कि अगर मैं इस सर्किट में एक बड़ी वोल्ट की बैटरी को लगा दूं तो यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये बढ़ जानी चाहिए। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम वोल्टेज को बढ़ाओगे ना तो करंट भी बढ़ जाने वाला है और ये दोनों जो रेशियो है ये बिल्कुल ही सेम आएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल ही सेम रहेगी। देखो, असल में ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर ये प्रोपोर्शनल है करंट इन द रेजिस्टर के। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, ये R कांस्टेंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यानी कि अगर मैं इस सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दूं तो यानी कि इस सर्किट में एक बड़ा करंट फ्लो करने वाला है। लेकिन इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ये तो कांस्टेंट रहेगी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाली है। तो रेजिस्टेंस ये डिपेंड नहीं करता है वोल्टेज या फिर करंट पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। एटलीस्ट एक ओमिक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती है। देखो, रेजिस्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम जनरली बात करने वाले हैं ओमिक रेजिस्टर्स के बारे में। और इनकी रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है V और I से। अगर तुम V और I इसे बढ़ाने भी लगो ना तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाली है। हाँ, अगर तुम V और I को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस तुम्हारा जल जाने वाला है। इसलिए अगर तुम एक्सपेरिमेंट करो ना तो ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना, वरना टीचर से डांट पड़ने वाली है। तो असल में रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है कुछ इंटरनल फैक्टर्स पे, जैसे कि किस मटेरियल का बना हुआ है ये रेजिस्टर, या फिर इसकी लंबाई कितनी है, या फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना है। तो अब इसे समझने के लिए एक सिंपल सा रेजिस्टर लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल रेजिस्टर। अब देखो, ये तो हो गई सिंबल ऑफ रेजिस्टर, लेकिन रेजिस्टर्स अलग अलग शेप एंड साइज के आते हैं। जैसे कि ये हो गई सिंबल ऑफ बैटरी, लेकिन बैटरी तो अलग अलग शेप एंड साइज की आती है ना। तो हमारे पास है ये सॉलिड सिलेंडर, इसके अंदर मान लो कि कुछ कार्बन भरा हुआ है। अब ये हो गई हमारी कनेक्टिंग वायर्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे आएंगी और फिर इस रेजिस्टर के थ्रू ट्रैवल करके ऐसे निकल जाने वाली हैं। अब एक चीज जिसपे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो है रेजिस्टर की लंबाई, लेंथ ऑफ द रेजिस्टर। अगर मैं इस रेजिस्टर की लंबाई को बड़ा कर दूं ऐसे, तो यानी कि अब करंट को कुछ ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और यानी कि करंट को अब ज्यादा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर ये R ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द रेजिस्टर पे, लेंथ L पे। और हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम लेंथ को डबल कर दो तो यानी कि रेजिस्टेंस ये डबल हो जाती है। अब दूसरी चीज जिसपे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे कि करंट जा रहा है। देखो, करंट जब आएंगी तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट होकर ऐसे ट्रैवल करने वाली है। अगर मैं इस एरिया को बड़ा कर दूं कुछ ऐसे, अगर मैं इस एरिया को बड़ा कर दूं तो यानी कि करंट को अब ज्यादा स्पेस मिल रहा है ट्रैवल करने के लिए, ज्यादा जगह मिल रही है ट्रैवल करने के लिए और ये आसानी से ट्रैवल करने वाली है। यानी कि इसकी रेजिस्टेंस ये कम हो जाने वाली है। यानी कि मैं लिखूंगा कि रेजिस्टेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन, इसका एरिया। तो ये तो हो गए ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स जिसपे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन रेजिस्टेंस एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, और वो है कि कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि अगर तुम मेटल्स को ले लो, तो मेटल्स जनरली बहुत ही आसानी से करंट को फ्लो करने देती हैं, कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं वो। लेकिन अगर तुम नॉन मेटल्स को लो, तो नॉन मेटल्स बहुत ही हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए हम एक नए टर्म का इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी बता देगा कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा रेजिस्ट करने वाला है करंट के फ्लो को। अगर तुम मेटल्स की बात करो, तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होने वाली है, क्योंकि वो बहुत ही कम रेजिस्ट करेंगे। और अगर तुम नॉन मेटल्स की बात करो, तो उनकी रेजिस्टिविटी हाई होने वाली है। अब रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर रो के साथ। और अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी, जो कि एक मेटल है, ये बहुत ही कम होती है। ये हो जाती है कुछ 1.68 इंटू 10⁻⁻8 के बराबर। अब इसके यूनिट के बारे में हम तुरंत बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बताना चाहता हूँ। तो हम ले लेते हैं रबर। रबर की रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। देखो, रबर ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को। ये एक इंसुलेटर है, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी ये बहुत ही हाई होने वाली है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी रेजिस्टिविटी ये बराबर हो जाती है 10⁻13 के ऑर्डर की। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि कितना बड़ा ऑर्डर है, यहाँ पे कितना बड़ा रेंज है। यहाँ पे कॉपर, इसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 में आ रही है, और यहाँ पे इंसुलेटर, इसकी रेजिस्टिविटी 10⁻13 में आ रही है। बीच में बहुत सारे मटेरियल आने वाले हैं, सेमीकंडक्टर्स, उनकी रेजिस्टिविटी भी बीच में होने वाली है। अब आप बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी इसे हम फॉर्मूले में कैसे डालते हैं। तो देखो, ये रेजिस्टेंस ये बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो इंटू L/A। और ये रेजिस्टिविटी ये न्यूमरेटर में इसलिए आया क्योंकि रेजिस्टिविटी बताता है कि कितना ज़्यादा कोई मटेरियल रेजिस्ट करने वाला है। तो यानी कि किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ये अगर बड़ी है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है। अब आप बात करते हैं रेजिस्टिविटी के यूनिट की। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूं, दोनों साइड L से डिवाइड कर दूं और A से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से L/A कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा नीचे में L और ऊपर में A। तो मैं लिख लूंगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R इंटू एरिया A डिवाइड बाई लेंथ L। लेंथ L। अब देखो, रेजिस्टेंस इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट मैं वाइट से दिखाता हूँ, इसकी यूनिट हो जाती है ओम। एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ इसकी यूनिट हो गई मीटर। तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल, और मेरे पास बच गया रो इंटू मीटर। तो रो इंटू मीटर ये हो गई यूनिट रेजिस्टिविटी की। तो यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर ये हो जाएगी इतनी रो मीटर, और ये हो जाएगी इतनी रो मीटर। तो ये आ गया मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसे एक बार बॉक्स कर देते हैं यार, ये मैं इसे बॉक्स में डाल देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, उसकी लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अब मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे खुद बचपन में बहुत ही कठिनाई होती थी इसे याद करने में। बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी याद करने के लिए, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम आता था। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसे ये फॉर्मूला कुछ रीप्ले की तरह दिखता है। देखो, ये आर, ये हो गया आर, ये इक्वल टू ये कुछ ई की तरह दिख रहा था उसे, और ये पी, और ये एल, और ये ए। वैसे वाई मिसिंग है, लेकिन मान लो वाई। तो मेरे दोस्त ने इस फॉर्मूले को रीप्ले की तरह याद रखा था, रीप्ले फॉर्मूला। अब देखो, ये थोड़ी सी बचकानी चीज़ है, लेकिन इससे तुम्हें इसे याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अब आप बात करते हैं एक और छोटी सी चीज़ के बारे में, कंडक्टिविटी। तो यहाँ मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। देखो, रेजिस्टिविटी ये बताती है कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा रेजिस्ट करने वाली है इलेक्ट्रिक करंट को। अब वैसे ही कंडक्टिविटी ये इसकी उल्टी होती है, इसकी ऑपोजिट होती है। ये बताती है कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा अलाउ करने वाला है इलेक्ट्रिक करंट को। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, और ये ऑपोजिट होती है रेजिस्टिविटी की। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा से, और ये ऑपोजिट होती है 1 रेजिस्टिविटी, ये ऑपोजिट होती है रेजिस्टिविटी की। तो यानी कि अगर कोई मटेरियल ज़्यादा अच्छा रेजिस्टर है, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होने वाली है, तो यानी कि वो एक बहुत ही खराब कंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी कम होने वाली है। और अगर कोई मटेरियल अच्छा कंडक्टर है, तो यानी कि वो खराब रेजिस्टर होगा और उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो अगर तुम्हें कोई एक चीज़ की वैल्यू पता है, तो तुम दूसरी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हें कंडक्टिविटी पता है, तो तुम रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो, और इवन वाइस वर्सा। अब देखो, अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और कैसे कैसे, तो इसे समझाने का मेरे पास एक और तरीका है, पानी के फ्लो का तरीका। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं,
और यहाँ पे आ गया मेरा रजिस्टर। ये है कनेक्टिंग वायर्स और फिर ये हो गया मेरा रजिस्टर। और हमने अभी अभी ये देखा कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ये डिपेंड करेगी इसकी लेंथ पे, एल पे, एल। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस रजिस्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये डिपेंड कर रही है इस रजिस्टर के मटेरियल पे, और वो हो गई रेजिस्टिविटी रो। और ये बराबर होने वाली है रेजिस्टेंस आर के, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल के। अब देखो इसे हम समझने वाले हैं पानी के फ्लो के एग्जाम्पल से। तो कनेक्टिंग वायर्स की जगह पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिससे कि पानी फ्लो कर रही है, कुछ ऐसे। अब इस सिलेंडर में पानी फ्लो कर रही है, इसके मोशन को रेजिस्ट करने के लिए मैं इस पाइप को बीच से पतला कर देने वाला हूं। तो यानी कि ये पतला वाला हिस्सा ये अब पानी के फ्लो को रेजिस्ट कर देने वाला है, बिल्कुल इस अंदर जैसे कि हमारा रेजिस्टर ये इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को रेजिस्ट कर रहा था। अब देखो यानी कि ये वाला पतला वाला पोर्शन ये रेजिस्टर के बराबर है और ये व्हाइट वाला पोर्शन ये कनेक्टिंग वायर्स के बराबर है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो के जगह पे यहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा है। अब अगर मैं इस पतले वाले पोर्शन की क्रॉस सेक्शन एरिया इसे और छोटा कर दूं, इसे और पतला कर दूं, तो उस केस में ये पानी के फ्लो को और ज्यादा रेजिस्ट करने वाला है और ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है। अब अगर तुम देखो यहाँ इस फॉर्मूले में तो बिल्कुल ही सिमिलर चीज हो रही है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम छोटा कर दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब आप बात करते हैं लेंथ की। अगर मैं इस पतले वाले पाइप को और ज्यादा लंबा कर दूं तो क्या होने वाला है कि ये पानी के फ्लो को और ज्यादा रेजिस्ट करने वाली है और ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली है पानी के फ्लो को। देखो अगर मुझे पानी को एक एंड से दूसरे एंड तक ढकेलना हो तो मुझे एक प्रेशर पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रेशर पंप। अब ये पंप दो पॉइंट के बीच में, सिस्टम के किसी भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी मूव करती है। अब अगर ये बीच वाला पतला वाला पाइप ये और लंबा हो जाए तो मुझे ज्यादा बड़ा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये ज्यादा रेजिस्ट करने वाली है पानी के फ्लो को। और सिमिलरली अगर ये और पतला हो जाए तो भी मुझे ज्यादा बड़ा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि अब ये ज्यादा रेजिस्ट करने वाली है पानी के फ्लो को। अब ऐसी ही सिमिलर चीज होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम इस्तेमाल करते हैं बैटरी का। बैटरी भी तो एक इलेक्ट्रॉन पंप की तरह ही है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पंप करती है हमारे सर्किट के अंदर। अब देखो ये क्रिएट करती है पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल, ये एक बड़ा चेंज इन पोटेंशियल क्रिएट करती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं। अब वैसे ही अगर हमारी रेजिस्टर इसकी लंबाई बढ़ जाए तो यानी कि ये और ज्यादा रेजिस्ट करने वाली है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और इसलिए हमें एक बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। और अगर ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये छोटा हो जाए तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाने वाला है और हमें ज्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। तो हमने बात कर ली लेंथ और एरिया की। अब आप बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। देखो ये पाइप किस मटेरियल का बना हुआ है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली है ये पाइप। अगर ये पाइप बहुत ही स्मूथ मटेरियल का बना हुआ है तब तो पानी का फ्लो आसानी से पास कर जाएगा। लेकिन अगर ये पाइप बहुत ही रफ है, मान लो कि ये बना हुआ है सैंड पेपर का, तब तो ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है पानी के फ्लो को, बहुत ही धीरे कर देने वाला है पानी के फ्लो को, है ना। तो वैसे ही रेजिस्टेंस ये डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द पाइप पे जिससे कि ये पाइप बनी हुई है। और सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर ये भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से ये बनी हुई है। कुछ मटेरियल्स ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और कुछ मटेरियल्स कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे कैसे कैसे डिपेंड करती है पानी के एग्जांपल से। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेंथ ऑफ द रेजिस्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आओ इस पे एक सवाल बना के अपनी समझ को थोड़ा तगड़ा कर लेते हैं। तो पहले मैं इसे हटा देता हूं और ये आ गया मेरा सवाल। हाउ मच रेजिस्टेंस वुड बी ऑफर्ड बाय 12 मीटर ऑफ कॉपर वायर विद अ डायमीटर 0.01 मीटर्स। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो इस सवाल में हमें पता लगाना है रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर। पहली बात तो ये कि हमें किसी रेजिस्टर की वैल्यू नहीं पता लगानी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, बल्कि एक कॉपर वायर की ही रेजिस्टेंस पता लगानी है। देखो एक वायर भी तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है ना। अब इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, रीप्ले वाला फॉर्मूला। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.6 इंटू 10⁻⁸ और यूनिट्स हो गए ओम मीटर। देखो रेजिस्टिविटी कॉपर की बहुत ज्यादा कम होती है, ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इसलिए बहुत ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही पानी की तरह इसके थ्रू फ्लो कर सकते हैं।
तो ये तो हो गई रेजिस्टिविटी। अब आओ लेंथ लिख लेते हैं। तो लेंथ है कॉपर की वायर की 12 मीटर्स इंटू 12 मीटर्स, और क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया करना है ना। तो मुझे दिया हुआ है इसके लिए डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ वायर ये दिया हुआ है, और मुझे पता है कि एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर। वायर भी तो कुछ सिलेंडर की तरह होने वाला है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये सर्कल नहीं होगा, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैं डिवाइड कर देने वाला हूँ पाई इंटू आर। आर यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे ये डायमीटर दिया हुआ है, तो 0.01 मत लिख देना, आर हो जाएगा इसका हाफ, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो यानी कि 0.005 और इसका होल स्क्वायर, तो यानी कि यूनिट हो जाने वाला है मीटर स्क्वायर। ये मैं इसे यहाँ नीचे लिख देता हूँ, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल, ये मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल। हाँ, अब अगर तुम इस पूरी चीज़ को सॉल्व करो तो ये वैल्यू आने वाली है, ये आ जाएगी 0.0026 ओम्स। ये हो जाएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस कॉपर वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू। देखो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम आ रही है, क्योंकि कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है और ये बहुत ही कम रेजिस्ट करने वाला है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। देखो अगर कुछ वायर वगैरह यूज करोगे ना किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, तो वो कॉपर की होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं। लेकिन अगर तुम एक सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम्हें इन कंडक्टिंग वायर्स की भी रेजिस्टेंस को अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे जिससे कि रेजिस्टर बना हुआ है, उस मटेरियल की लंबाई पे, रेजिस्टर की लंबाई पे, और रेजिस्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया पे। और आता है हमारे पास रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए।